Hello friends, in this video we are going to learn about a chapter called Management of Natural Resources. Okay, introduction from 10th standard science with reference to NCERT. Okay friends, introduction start करते हैं इस चैप्टर का. Natural resources क्या है पहले ये समझते हैं, because we are going to learn about a management of natural resources. तो anything in the environment, मैंने पहले भी चैप्टर पढ़ रखे हैं सब नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. तो देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज है क्या. तो एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट जो विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे आसपास जो भी है और जो हम यूज़ कर सके अपने फ़ायदे के लिए, अपने काम के लिए, वो नेचुरल रिसोर्स है. ओके, और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि नेचर से ही कोई चीज़ लेकर नेचर को ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है. तो नेचर के फेवर में भी यूज़ करें. तो दैट इज़ कॉल्ड अ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल सॉइल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल एक्सेट्रा, पेट्रोलियम नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल होते हैं. बेसिकली रेन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको हम इसी कैटेगरी में डालते हैं, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल. थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया और कुछ नहीं. they are present in limited quantity, that's why they can be exhaust, or they are present in unlimited quantity, that's why these are cannot be exhaust, है ना. inexhaustible, that's why these are inexhaustible. तो कोल एंड पेट्रोलियम पता ही है ज़्यादा समय के लिए है नहीं, 250 साल तो वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर भी हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए तो नहीं है ना. और एयर और वाटर ये सब तो है ही, है ना. इनका सिस्टम ही ऐसा है कि ये बनते रहते हैं. अब देखते हैं फ्रेंड्स कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह होता है. अब इट इज़ द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट अवॉइड द वेस्टेज एंड कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर. ओके, तो फ्यूचर के लिए कंजर्व करना अच्छी बात है, यही मैनेजमेंट होता है. और जो रिसोर्सेज हमको यूज़ कर रहे हैं उससे कोई वेस्टेज ना हो, कम अमाउंट में हो, ना ही हो, और वेस्टेज हो तो उसको भी हम यूज़ में ले, यही है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब देयर आर द नेचुरल रिसोर्सेज इंटरनेशनल लॉज, there are the national and international laws acts to protect the environment. ओके, तो है लॉज, लेकिन कोई डरता नहीं है इन लॉज से, क्योंकि इतना स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किया जाता. ओके, अब देखो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकते जब तक आसपास के लोग उन लॉज को जाने ना, और उन लॉज को आसपास के जगहों में अप्लाई ना करें. गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ कुछ नहीं कर सकती जब तक पब्लिक कुछ नहीं करे, जब तक एक एक व्यक्ति इस बात को ना समझे कि लॉज को पहले समझना पड़ता है, खुद से अप्लाई करना पड़ता है. गवर्नमेंट कभी अप्लाई नहीं कर सकती लॉ को. गवर्नमेंट कांट अप्लाई लॉकडाउन, है ना, कांट इम्पोज लॉकडाउन कम्प्लीटली जब तक पब्लिक उसमें सपोर्ट ना दे, है ना. तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती. ओके, तो पब्लिक को सपोर्ट देना पड़ेगा तभी गवर्नमेंट कुछ कर सकती है. गंगा एक्शन प्लान है जिसे हम गैप के नाम से जानते हैं. अब मल्टी कोर प्रोजेक्ट है, यानी इसके बहुत सारे इसके एक्सपेक्ट्स हैं. जिन प्रोजेक्ट्स का बहुत सारा एक्सपेक्ट हो ना, उन्हें मल्टी कोर प्रोजेक्ट कहते हैं, जिससे बहुत कुछ मिलने वाला होता है. अब ये कब आया था? 1985 में. क्यों आया था? गंगा रिवर की क्वालिटी को सुधारने के लिए. अब कंटेमिनेशन ऑफ द रिवर वाटर इज़ इंडिकेटेड बाय, किससे इंडिकेट किया गया, कैसे पता चला? प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म. अब जो ये कॉलीफॉर्म है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, कहाँ मिलता है? ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में. अब वहाँ मिलता है तो गंगा रिवर में क्या कर रहा है?
मतलब ये है कि इस हद तक पानी बर्बाद हो गया है। कहते हैं ना गंगा जल छिड़क दो, बंदा अशुद्ध हो जाएगा वो। फिर भी लोगों की मान्यता है, जो पानी इतना हद तक मतलब बेकार हो चुका है उसको तुम इतना शुद्ध कैसे मान सकते हो? पी तो सकते ही नहीं है कोई। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं whose presence indicate, जैसे कि क्लोरीफॉर्म था जो गंगा नदी के अंदर मिला था, अब वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है। अब इसकी प्रेजेंस क्या करती है, इंडिकेट द कंटेमिनेशन बाय द डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया था जो बीमारी फैला सकता था। pH ऑफ वाटर डेट कैन बी इजीली डिटेक्टेड, तो ये भी काफ़ी एसिडिक था। अब मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह किया जाता है ये देखते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं रिफ्यूज़। ओके, अब 5 आवर्स को समझते हैं क्या है। रिफ्यूज़ का मतलब है टू से नो टू थिंग्स यू डोंट नीड। तो जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो चीज़ रख कर क्या फ़ायदा, है ना। अब जिसको ज़रूरत है वो उसके पास नहीं है वो चीज़, पैसे दे रहे हो उसका मतलब ये थोड़ी है कि जो मर्जी वो ले लोगे, ज़रूरत हो या ना हो, है ना। तो वी शुड यूज़ समथिंग इन सच अ वे एनीवन डजंट क्रिएट्स एन, किसी और के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, है ना। सिंपल हिंदी में यही समझाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि से नो टू सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक की ज़रूरत थोड़ी है, उसके जगह पे कितने अल्टरनेट चीज़ें हैं हमारी। रिड्यूस यूज़ लेस, रिड्यूस मतलब कम करना। अब कम करने का मतलब है कि जो चीज़ ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है उसको कम यूज़ करो, उसका अल्टरनेटिव नहीं है तो। फॉर एग्जांपल switching off unnecessary light and fans because we doesn't need at any time, we should switch off it. Okay, and repairing leakage of taps. Okay, पानी लीकेज हो रहा है तो उसको भी सही करना चाहिए, है ना। वेस्टेज को कम करना चाहिए बेसिकली। नोट वॉशिंग वेस्टिंग फूड, फूड को वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। यूज़ अगेन, रीयूज़, यूज़ अगेन, अब ये रिसाइकल से ज़्यादा बेटर है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे, ओके, चलो यही ले लेते हैं। दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड आफ्टर वॉशिंग, दाल एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग प्लांट्स। पीने के लिए तो यूज़ नहीं कर पाएंगे ना उस दाल को। दाल से जो पानी, दाल को हम धो देते हैं जिस पानी से, उसको पीने के लिए यूज़ ना कर पाए भले ही, लेकिन अदर काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। इतना भी अनप्योर नहीं होता ना वो। ओके, यूज्ड अगेन आफ्टर, तो ये तो मैंने समझा ही दिया था। ओके, अब चलते हैं रीपर्पस, टू यूज़ अ प्रोडक्ट फॉर सम अदर यूज़फुल पर्पस। तो रीपर्पस मतलब क्या है कि जैसे कि हम किसी प्रोडक्ट को, है ना, किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे, अब उसका पर्पस ख़त्म हो गया तो उसको हम किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से रिसाइकल ही है, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। रिसाइकल और रीपर्पस में सिर्फ इतने का अंतर होता है कि ये थोड़ा सा रीयूज जैसा होता है, हमें उसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता। रिसाइकल में खर्चा थोड़ा लगता है, बात ये है। रीपर्पस में इतना खर्चा नहीं लगता, और ये रीयूज़ भी नहीं है, क्योंकि रीयूज़ को तो उस चीज़ को वैसे के वैसे ही यूज़ कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अलग है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मिलता जुलता है दोनों से। अब क्रैक्ड क्रोकरी जो होती है उसको हम वैसे का वैसे ही यूज़ कर सकते हैं फॉर प्लांट ग्रोइंग, प्लांट ग्रोइंग के लिए बेसिकली यूज़ होता है। सेग्रीगेटेड वेस्ट जो होता है डेट कैन बी रिसाइकल्ड। ओके, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, ग्लास, मेटल आइटम्स कैन बी रिसाइकल्ड। ओके, तो उनसे फिर कुछ और चीज़ें भी बना सकते हैं।
वेस्ट मटेरियल से कितने अच्छे अच्छे आर्ट्स बन जाते हैं, है ना, आर्टिस्टिक चीज़ें बन जाती है. तो that should be used, okay, that should be considered to eliminate waste in nature. okay, अब देखते हैं फ्रेंड कि रीयूज इज बेटर देन द रिसाइकल एज इट सेव एनर्जी. वी नीड to use our resources carefully because they are limited. Demand for our all resources is increasing as human population is increasing, okay, at a tremendous rate due to improvement in healthcare. Why do we need to manage our resources? रीज़न क्या है? अब ये सब बातें तो हमें समझ में आ ही रही है. अब यहाँ पे क्या है कि हमारे रिसोर्सेज को मैनेज क्यों करना है. अब ये सब चीज़ तो बहुत ही सिंपल चीज़ है. सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है एक तरीके से. अब यही चीज़ है कि फ्यूचर के नीड के लिए तो समझते हैं. अब फ्यूचर के नीड के लिए जो रिसोर्सेज को जिस तरीके से बचाया जाता है उस तरीके को हम कहते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट. मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज वाइजली सो दैट दे मीट द करेंट बेसिक ह्यूमन नीड वाइल प्रिजर्विंग देम फॉर नीड ऑफ फ्यूचर. और इसमें इन्वायरमेंट को भी कोई दिक्कत ना हो, उस वे में उसको बचाया जाता है. अब देखते हैं कि द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज require a long-term perspective so that they use that this will last for generation to come. तो ज़्यादा लंबे जनरेशन के लिए, जो आने वाली जनरेशन है, उनके पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हम यूज़ कर पाए कि उनको भी मिल पाए रिसोर्सेज. एंश्योर द इक्विटेबल distribution of resources so that all economical section benefit from these resources. अब ऐसा नहीं कि लोअर पीपल लोगों को नहीं मिल रहा, अपर लोगों को इसे मिल रहा है, एवरेज लोगों को भी नहीं मिल रहा, या एवरेज लोगों को मिल रहा है और अपर लोगों को तो मिल ही जाएगा फिर, लेकिन लोअर लोगों को नहीं मिल रहा. बेसिकली लोअर लेवल के जो लोग होते हैं जिनकी सैलरी कम होती है उनको नहीं मिल पाता है. तो ये भी चीज़ सही नहीं है. हमें वो चीज़ ये सोच कर यूज़ करना चाहिए कि कोई चीज़ सिर्फ हमारे लिए नहीं होती, वो पूरे सोसाइटी के लिए होती है, या पूरे ह्यूमन सोसाइटी के लिए, या पूरे अर्थ पे जितने भी क्रिएचर्स रहते हैं उन सब के लिए वो चीज़ होती है ना. पूरे एक यूनिट के फॉर्म में सोचना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जाति धर्म के बेस पर सोचो, है ना, ह्यूमन के बेस पर सोचो कि ह्यूमन ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, वही ये चीज़ यूज़ करेगा, है ना. सब के लिए है. जो भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो सब के लिए है. ह्यूमन रिसोर्सेज भी सब के लिए है ना. ऐसा सोचना चाहिए हमें. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है, इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मेन एम ऑफ कंजर्वेशन इज टू preserve diversity as loss of diversity may lead to ecological instability. अब ecological instability आप इससे समझिए कि जैसे कि अगर स्नेक अगर मान लो खेतों में नहीं है, खेतों में स्नेक होते हैं, अब मान लो वो स्नेक नहीं है, तो वो स्नेक फिर तो आप सोचोगे कि सही है, उससे अंदर फिर कोई खतरा नहीं होगा, खेत में हर कोई जा सकता है. लेकिन नहीं, अगर वो स्नेक मान लो नहीं है ना, तो काफ़ी ज़्यादा फिर खेतों में चूहे हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े होते हैं जो वो बढ़ जाते हैं, फिर उससे नुकसान हो जाता है. स्नेक हो गया, अदर जैसे एनिमल्स होते हैं, वो इन्वायरमेंट में ना एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं. अगर वो इकोलॉजिकल बैलेंस बिक रहा तो उससे क्या होगा कि सबको प्रॉब्लम होगी, है ना. इकोलॉजिकल बैलेंस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर ह्यूमन सोसाइटी एंड एनी अदर एनिमल्स, एनी अदर क्रिएचर. ओके, सबके लिए इम्पोर्टेंट है. बायोडाइवर्सिटी क्या है? Biodiversity of an area is the number of plant and animal species found in particular area like bacteria and fungi, birds, plant. ये सब क्या है? ये सब बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं. हॉटस्पॉट क्या होते हैं? इट मीन्स एन एरिया फुल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना. प्लांट, फंजाई,
हर तरीके के इकोलॉजिकल सिस्टम से बैलेंस्ड है। स्टेक होल्डर्स वो पर्सन होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, कंसर्न होता है, उनकी चिंता होती है उससे, फॉर समथिंग इज कॉल्ड स्टेक होल्डर, किसी चीज़ के लिए, है ना, उनकी चिंता होती है, उनका इंटरेस्ट होता है। अब फॉरेस्ट स्टेक होल्डर क्या होते हैं, फॉरेस्ट के, उनको यानी जंगल के चीज़ों से मतलब होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना, उनको मतलब होता है उनको अपने काम के लिए, और कोई मतलब नहीं होता। निस्वार्थ प्रेम जो होता है वो किसी भी इंसान के अंदर नहीं होता होगा। ओके, अगर ये लोकल पीपल भी है ना, डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पे, इसीलिए वो फॉरेस्ट की चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनका काम है, उनकी वेजेस इसी से आती है, इसीलिए गवर्नमेंट हु वॉन द लैंड एंड कंट्रोल द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, अब वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को कंट्रोल करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से। ओके, तो वो उससे बिजनेस करते हैं एक तरीके से, इसीलिए उनको फॉरेस्ट की चिंता है और कुछ नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट और वाइल्ड लाइफ, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, उनको क्यों चिंता है, क्योंकि नेचर एंड एंथुसिस्ट हु यूज वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट, बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, इसलिए मतलब है उनको। अब इंस्टेंसेस वेयर वेरियस people has played an important role in conservation of forest. Khechuri trees, Amrita Devi Besnoi in 1973 sacrificed her life along with 363 other for them. Protection of Khechuri trees in a village in Rajasthan. खैचरी ट्रीज, खैचरी एक जगह था राजस्थान का, वहाँ पे हुआ था। खिचड़ीज एक गांव है राजस्थान, वहाँ ये चीज़ हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट अमृता देवी बेस्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन हर मेमोरी। चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। दिस मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन अ रिमोट विलेज इन घरवाल, ठीक है, घरवाल एक साथ में जगह है, घरवाल के गांव में। Human of the village reached the forest when the contractor's man came to cut the trees, when collapsed the tree trunk, thus preventing the worker from felling the trees. The Chipko movement quickly spread across the communities and forced government to rethink their priorities in the use of forest product. तो ये चीज़ होना चाहिए। देखो फॉरेस्ट ऐसी चीज़ है ना जो एक बार अगर चली गई ना तो फिर कोई उसको वापस लेकर नहीं आ सकता, बहुत मेहनत लगेगा। वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिवाइव्ड द डिग्रेडेड सॉल फॉरेस्ट ऑफ द अराबरी। तो ये फॉरेस्ट सेल फॉरेस्ट ऑफ अराबरी है, उसको डिग्रेडेड द सेल फॉरेस्ट ऑफ अराबरी, तो उसको बचाने की कोशिश की है, उसके लिए कुछ कानून बनाया। वाटर फॉर ऑल ये एक टॉपिक है। Water is the basic necessity for all terrestrial form of life. Rain is an important source of water, and irrigation methods like dam and tank canal have been used in various part of the India. Okay, तो water को जैसे कि pure form of water is very less percentage on earth, and impure form of water is everywhere on earth, because earth has a lack of water but not have a pure form of water. तो यही कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हमें एक स्वच्छ पानी मिल पाता है। देखो पानी की कमी नहीं है, लेकिन पानी पीने लायक हो उसकी कमी है। Ensure the storage of adequate water for irrigation and also used for
जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अदर कामों के लिए। वेरियस डैम हैव बीन बिल्ट इन रिवर टू जनरेट रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, जैसे तहरी डैम ऑन रिवर गंगा, सरदार सरोवर डैम ऑन रिवर नर्मदा, भाखड़ा नंगल डैम ऑन रिवर सतलुज। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं अब। हीराकुंड डैम जो है वो बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इज द लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम इन द वर्ल्ड, 26 किलोमीटर इन लेंथ। 26 किलोमीटर बहुत ही लंबा होता है, इमेजिन करना भी काफ़ी मुश्किल है। टेहरी डैम इज़ एशियाज़ हाईएस्ट डैम, 261 मीटर, ये भी काफ़ी लंबा हाइट है। अब भाखड़ा नंगल डैम जो होता है एशिया का सेकंड हाईएस्ट डैम है, तो काफ़ी एक 0.5 से पीछे है। एडवांटेज ऑफ डैम क्या है? इंश्योर द एडिक्वेट वाटर फॉर इरिगेशन, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी बचाता है, कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर टू सिटीज़ एंड टाउन्स, इसकी फैसिलिटी देता है। डिसएडवांटेज ऑफ डैम क्या है? सोशल प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम क्या है? मैनी ट्रेबल्स एंड पीसेंट्स। ट्रेबल्स क्या होता है? मजदूर किसान। पीसेंट क्या होते हैं? मालिकाना किसान जो होता है, मालिक वाले, जिनका अपना एक ज़मीन होता है, ये दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं। सॉरी पीसेंट्स जो होते हैं, पीसेंट एंड फार्मर में अंतर ये होता है, वो पीसेंट एंड फार्मर का अंतर होता है। पीसेंट जो होता है जिनके पास अपना कोई लैंड नहीं होता, दूसरों के लैंड पे काम करते हैं, और फार्मर जो होता है उनके पास खुद का लैंड होता है। ट्रिबल्स क्या होते हैं? वो आदिवासी ग्रुप, ओके, और डिस्प्लेज हो जाते हैं उस जगह से फिर, और रेंडर्ड होमलेस हो जाते हैं, इधर उधर भटकने लग जाते हैं एक तरीके से। उनको घर दिया जाता है लेकिन वो ऐसा भी जगह नहीं होता जहाँ वो पहले रह रहे होते हैं, वो काफ़ी अच्छा जगह होता है, काफ़ी मेहनत से वो अपना घर बनाते हैं, ओके, तो अच्छी चीज़ नहीं है। दे डू नॉट गेट एडिक्वेट कंपनसेशन ऑन रिहेबिलिटेशन, इसकी वजह से ये होमलेस हो जाते हैं, ज़्यादा अमाउंट भी नहीं दिया जाता इनको। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, जंगल ख़त्म हो जाते हैं यार, जंगल ख़त्म होते हैं, इतने सारे जगह है। लो बायोडाइवर्सिटी, तो ये मैनेजमेंट क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है जो ये सब हो रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, बिकॉज लैंड पे जो एनिमल है वो भी फिर डिस्प्लेस हो गए ना, जैसे कि अदर पीपल जा रहे हैं, ओके, तो इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या है? ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी इज यूज्ड और नो प्रोपोर्शनलिट बेनिफिट टू पब्लिक, तो क्या फ़ायदा है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर नहीं होता, इक्विटेबल है ना, तो ये सब प्रॉब्लम है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ टू मेक रेन वाटर प्रोटोकॉल अंडर द ग्राउंड सो डैट टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, तो काफ़ी अच्छी टेक्निक है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ एन एज ओल्ड प्रैक्टिस, बहुत समय से किया जा रहा है, बहुत पहले से, और वेरियस एंसिनेंट मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग आज के टाइम पे है। जैसे मेथड इसमें कौन कैसे? खादीन टैंक, नादीज राजस्थान में है, बांद्रा स्टॉल्स ये महाराष्ट्र में है, बुद्धिस मध्य प्रदेश, ओके, और यूपी में। पियोनिस आहारस, पता नहीं कैसे कैसे मेथड है, ये बिहार में है, खुल्स हिमाचल प्रदेश में है, पॉन्ड्स जम्मू रीजन में होते हैं, एरिस जिसे टैंक कहते हैं तमिलनाडु में, और बावलीस दिल्ली में। दिल्ली में पानी की कमी है बेसिकली सबसे ज़्यादा। देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टोरिंग वाटर इन ग्राउंड। इट डज नॉट एवापोरेट, इट स्प्रेड आउट, रिचार्ज वेल्स, it provide a moisture for vegetation over a wide area, it does not provide a breeding ground for mosquito, सब कुछ समझ ही आ रहा है आपको। it protect from contamination by human and animal waste, तो ये सब चीज़ों से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन तो डिस्प्लेस हो गए, एनिमल भी डिस्प्लेस हो गए,
गंदगी कौन फैलाएगा। कोल एंड पेट्रोलियम देखते हैं, सॉरी ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का था ना, तो इन सब में मॉस्किटो ये सब चीज़ें नहीं होती है ना। कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। और कोल पेट्रोलियम जो होता है इसको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। फॉर्मेशन जो होता है बहुत लंबा होता है। फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ट्रीज buried deep inside the earth some 300 million years ago फॉर्म हुआ है, ठीक है, 300 मिलियन पहले, तो बहुत लंबा समय हो जाता है। 1 मिलियन मेरे ख्याल से 1 लाख के बराबर होता है मेरे ख्याल से। पेट्रोलियम जो होता है वो फॉर्म होता है बाय द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड मैरीन प्लांट, ठीक है। अब देखो ये भी ट्रीज़ के वजह से फॉर्म होता है, लेकिन ये पेट्रोलियम जो होता है ये मैरीन प्लांट जो होते हैं उनकी वजह से। एनिमल्स जो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, ज़मीन के अंदर नहीं, समुद्र के तल के अंदर। और डिकम्पोजेज टेक्स प्लेस अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब इतने डिकम्पोज हो जाता है कि वो पता भी नहीं चलते किसके अंश है। फॉर्मेशन ऑफ अगर हम पेट्रोलियम को चेक करें ना तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स दिखेंगे जो मेरे ख्याल से डायनासोर के अंदर होते थे, शायद ना देख पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोज हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम टेक प्लेस मिलियंस ऑफ ईयर, ओके, समय कम नहीं लगता। कोल और पेट्रोलियम विल एग्जॉस्ट वेरी सून। एट प्रेजेंट रेट coal will last for 200 years and petroleum at present rate uses it will last for 40 years, okay। तो हमारे टाइम जब हम बुढ़े हो जाएंगे तभी शायद ये ख़त्म हो जाए पेट्रोलियम। कोल ख़त्म हो जाएगा तो इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम अगर ख़त्म हो जाए तो पेट्रोल ना, इलेक्ट्रिक कार्स ही फिर हमारे लिए रहेगी, है ना। CNG गैसेस रह सकती है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल क्या है? एयर पोल्यूशन, ओके। देखो, कंबशन ऑफ कोल एंड हाइड्रोकार्बन रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, इसको कहते हैं CO, ओके, इसको कहते हैं CO और इसको कहते हैं CO2, क्योंकि ये डाइऑक्साइड है, ये मोनो है। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, तो CO में O एक है और डाई में 2 है, O2। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2, ओके, विच कॉज एयर पोल्यूशन। वेरी ह्यूज अमाउंट में एयर पोल्यूशन क्रिएट रहता है इन दिल्ली, बहुत ज़्यादा, दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा है। डिसीजेज दिस पॉल्यूट एयर कोज वेरियस डिसीजेज लाइक रेस्पिरेटरी डिसीजेज, थ्रोट प्रॉब्लम और कॉग्निशन, ये सब सारे एयर पॉल्यूशन से होने वाले डिसीज हैं। ग्लोबल वार्मिंग, एक्सेसिव इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कॉज ऑफ राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, ओके। ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत बड़ी समस्या है, और ये क्यों होता है? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेड गैसेस, उनके वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से भी होता है। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ब्लैंकेट है ग्रीन हाउस ओजोन लेयर का, वो थोड़ा सा जब कम होने लग जाता है तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है। Fossil fuels should be used judiciously because they are limited and exhaustible. Once exhausted, they will not be available in near future because they are formed by very slow over a period of time, many years. तो एक बार ख़त्म हो गया तो एक नेक्स्ट जनरेशन को या उसकी नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए? जैसे कि कोल और पेट्रोलियम के लिए तो लेना ही चाहिए, तो स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस व्हेन इट नॉट यूज। कोल एंड पेट्रोलियम को तो नहीं बचा सकते ना, लेकिन जो पेट्रोल पे काम करते हैं ना,
इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं उसे। यूज़ इलेक्ट्रिक अप्लायंस दैट आर एनर्जी एफिशिएंट लाइक CFL एट होम एंड दैट नॉट यूज़ कोल एंड पेट्रोलियम, है ना। तो कुछ बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो कोल एंड पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोल गाड़ियों में डाल देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस भी चल सकते हैं उससे, तो इसीलिए स्विच ऑफ करने के लिए कहा है। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वी शुड यूज़, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इंसान जितना जल्दी पहुंच जाता है उतना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से नहीं पहुंचता, फैक्ट ही है। फिर भी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, अब मेरे को समझ नहीं आता। बस एंड मेट्रोस, बसेस तो बहुत ज़्यादा ऑन द टाइम तो नहीं होती, लेकिन मेट्रोस तो आजकल ऑन द टाइम हो रही है इंस्टीड ऑफ प्राइवेट। ओके। यूज़ स्टेयर्स टू क्लाइंब इंस्टीड ऑफ लिफ्ट, अगर जवान हो तो स्टेयर्स का यूज़ करो ना, क्या दिक्कत है। Whenever possible use a solar cooker, okay, and this was the end of this video.